बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आपने पिछले लेक्चर में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर भी हमने ये प्रूव किया था कि लाइट जो है वो इंटरफेरेंस कर सकती है और वो अपनी वेव नेचर को शो करती है कि हम वेव्स हैं। जहाँ पर थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट करके लाइट को वेव प्रूव किया, वहाँ पर न्यूटन ने भी एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और जो इस फेवर में था कि लाइट जो है वो वेव्स है। इस मरतबा हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा था वो मैक्सिमा मिनिमा लाइंस की फॉर्म में नहीं था, रिंग्स की फॉर्म में था, लेकिन पैटर्न वही था। मैक्सिमा मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वही मैक्सिमा वही मिनिमा, सारा कुछ वैसे था। लेकिन इस मरतबा एक्सपेरिमेंटल सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट था। तो उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को थोड़ा सा देखते हैं। बेटा, इस टॉपिक में सारी है थ्योरी और हमने इस थ्योरी को इस डायग्राम से समझना है। इससे पहले कि मैं इस डायग्राम को बेटा क्लियर करूं, आप अपने पास एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे जो कि इस टॉपिक से पेपर में आ चुका है। तो बेटा वो सवाल सबसे पहले आप लिखें, वाई द सेंट्रल स्पॉट ऑफ न्यूटन रिंग इज़ डार्क। न्यूटन रिंग्स का जो सेंटर वाला स्पॉट आता है वो डार्क क्यों होता है? देखिए ना, मैं अभी आपको कह चुका हूँ कि यहाँ पर भी हमें मैक्सिमा और मिनिमा ही मिल रहा है, लेकिन वो मैक्सिमा मिनिमा फ्रिंजेस की फॉर्म में नहीं आता, हमारे पास रिंग्स की फॉर्म में आता है। तो ये रिंग्स आपको दिखाई दे रही होंगी, इसमें जो सेंटर वाला रिंग है ये आपको डार्क दिखाई दे रहा है। बेटा, एक MCQs भी साइड पे लिख लें। पेपर में MCQs ये था कि जब हम सेंटर से बाहर की जाने आते हैं, रिंग्स की विड्थ पे क्या असर पड़ता है? बेटे, रिंग्स की जो विड्थ है वो डिक्रीज़ होती है। विड्थ ये नहीं है कि जो इसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है रिंग का, ये विड्थ नहीं है। विड्थ ये है कि जो रिंग है उसकी जो ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई, रिंग मोटा है या पतला है, इसकी बात कर रहे हैं। ये रिंग बारीक होता जाता है। यहाँ पर स्केच सही नहीं है। अगर आप टेक्स्ट बुक पे देखोगे तो आपको रिंग जो है ना वो हल्का सा बारीक होता हुआ दिखाई देगा, जो इस बात को शो करेगा जैसे जैसे हम बाहर को हट रहे हैं ना, रिंग्स की जो विड्थ है वो कम होती जा रही है। तो सवाल ये था, वाई द सेंट्रल स्पॉट ऑफ न्यूटन रिंग इज़ डार्क। तो उसका आंसर हम यहाँ पर बिल्कुल देंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस एक्सपेरिमेंट को समझना है। देखिए बेटा, सबसे पहले वही बात, हमने यहाँ पे लाइट का सोर्स ऑन करना है मोनोक्रोमैटिक। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ लाइट जो है वो मोनोक्रोमैटिक यूज़ करनी है और कोहेरेंट यूज़ करनी है। ये डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस की सबसे पहली जो है वो कंडीशन है। बाकी बातें तो बाद में हैं, लेकिन ये कंडीशन सबसे पहले है कि लाइट मोनोक्रोमैटिक हो और कोहेरेंट हो। उसके आगे हमने प्लेस किया हुआ है एक कन्वेक्स लेंस। आप देखिए, लाइट आई, कन्वेक्स लेंस पे गिरी, लेंस से गुजरने के बाद वो सामने वाली एक ग्लास प्लेट पे जा टकराई। ये मिरर है जिसके अंदर मिरर कह रहा हूँ, ये माइक्रोस्कोप है जिस माइक्रोस्कोप के अंदर बैठ के न्यूटन ये सारा एक्सपेरिमेंट देख रहा था। ये एक पड़ा हुआ है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। बेटे, इसकी एक साइड प्लेन है और एक साइड कन्वेक्स है। इसे हम नाम देते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस, जिसे हमने एक ग्लास प्लेट पे रखा हुआ है। जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इसमें एक MCQ यहाँ बहुत ज़रूरी है, ये कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऐसा हम यूज़ करेंगे जिसकी जो फोकल लेंथ है वो लॉन्ग होनी चाहिए। लॉन्ग फोकल लेंथ का ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है आपके सामने, और जिस जगह पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें मिला हुआ है, आप देख सकते हैं ग्लास प्लेट और प्लेनो कन्वेक्स लेंस की जो ये लोअर सरफेस है ये यहाँ पर टच कर रही है। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी एयर का मॉलिक्यूल नहीं होगा। एयर फिल्म की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। फिल्म हम कहते हैं बेटा लेयर को, इस टॉपिक में ना लफ्ज़ फिल्म आएगा। फिल्म से यहाँ पे हमारा लफ्ज़ मतलब है लेयर। यहाँ पर एयर फिल्म की वैल्यू 0 होगी, मतलब यहाँ पे एयर का कोई मॉलिक्यूल भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बाहर की जानिब आते हैं, पेरीफेरी कहते हैं किनारे। ये देखो बेटा, पेरीफेरी, ये किनारे। जैसे हम किनारों की तरफ आते हैं तो आप देखते हैं इन दोनों के दरमियान गैप जो है वो बढ़ रहा है। जब गैप बढ़ रहा है तो एयर फिल्म की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। ये गैप देखना बेटा, ये गैप बढ़ रहा है और गैप बढ़ने से जो एयर फिल्म की वैल्यू है ये भी वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एयर फिल्म की वैल्यू क्या है? 0। तो हमने बात की थी कि सेंट्रल स्पॉट क्यों ब्लैक होता है। तो आप देखें, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये बेटा हमारा ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
ऑफ द लेंस एंड द ग्लास प्लेट। और ये ग्लास प्लेट हमारी नीचे वाली और ये हमारा लेंस जहाँ पे दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज़ इफेक्टिवली ज़ीरो। यहाँ पर जो है वो एयर के मालिक्यूल हैं ही नहीं, एयर की वैल्यू ज़ीरो है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट द लोअर सरफेस ऑफ एयर फिल्म इट फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड एडिशनल पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 एंड ए फेज डिफरेंस ऑफ 180 इज़ इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पर एक बात समझाना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई चीज़ डेंसर मीडियम से टकरा कर वापसी आती है, 8वें चैप्टर में हमारा एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। वहाँ पर हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि जब भी कोई वेव डेंसर मीडियम से टकरा कर वापसी आती है तो उसमें 180 डिग्री का चेंज आ जाता है। और 180 डिग्री का चेंज का मतलब ये है कि अगर क्रस्ट टकराएगा तो वापसी ट्रफ आएगा, और अगर ट्रफ टकराएगा तो वापसी क्रस्ट आएगा। चूँकि 180 का चेंज आ जाता है, जैसे क्रस्ट टकराया तो वापसी क्या आ रहा होता है, ट्रफ, और बैक पे दोबारा क्रस्ट आ रहा होता है। और जब क्रस्ट और ट्रफ आपस में टकराते हैं तो हम जानते हैं, अभी बात कर चुके हैं, वहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें हमेशा मिनिमा मिलता है, मैक्सिमा नहीं मिलता। यही वजह है कि हमारा जो सेंट्रल स्पॉट होता है बेटा वो डार्क होता है। अब आ जाते हैं हम दोबारा अपनी डायग्राम। ये एक लाइट की रे आई जो ग्लास प्लेट से टकरा कर ये नीचे आई। जैसे बेटा यहाँ आई, आप देखें यहाँ पर ये लेंस ना ख़त्म हो रहा है और एयर फिल्म की वैल्यू, एयर फिल्म स्टार्ट हो रही है। ये जो यहाँ पर एंड है हमारे लेंस का तो एंड है, लेकिन एयर फिल्म की शुरुआत है। ये अपर लेयर है एयर फिल्म की और ये लोअर लेयर है एयर फिल्म की। लाइट का कुछ हिस्सा एयर फिल्म की अपर से रिफ्लेक्ट होता है, कुछ हिस्सा एयर फिल्म की लोअर से रिफ्लेक्ट होता है। जो ये दो आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी देखें, कुछ हिस्सा अपर फिल्म से हुआ एयर फिल्म से, कुछ लोअर से। चूँकि दोनों एक ही लाइट के दो पार्ट्स हैं तो ज़ाहिर बात है ये कोहेरेंट भी होंगे। मोनोक्रोमैटिक तो ये पहले ही थे, अब ये कोहेरेंट भी होंगे। जैसे ये आगे जाते हैं तो ये आपस में इंटरफेरेंस करते हैं और जिसके रिजल्ट में हमें मिलते हैं ये रिंग्स, जिन्हें हम नाम देते हैं न्यूटन रिंग्स। ये तमाम के तमाम रिंग्स बेटा कॉन्सेंट्रिक होते हैं। कॉन्सेंट्रिक मीन इन सब का सेंटर जो है वो सेम होता है। ऐसे तमाम रिंग्स जिनका सेंटर सेम होने हम कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था न्यूटन रिंग्स।